औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम जो एक टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ है वो है यूरिन एग्ज़ामिनेशन। यूरिन एग्ज़ामिनेशन कोई एक सिंपल बात नहीं है। यूरिन एग्ज़ामिनेशन जो है उसका 2-3 बल्कि 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर उसका एग्ज़ामिनेशन होता है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। आज हमारा यूरिन एग्ज़ामिनेशन का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने यूरिन जो है उसकी विदड्रॉ कैसे करना है वो देखा है, उसको सेव कैसे करना है वो देखा है। सेव अगर नहीं होता तो उसमें कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाती हैं वो हमने देखी। सेव कैसे और किस तरह से करना है, प्रिजर्व करने के लिए हमें कौन कौन से एजेंट्स चाहिए, प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने बेटा यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा जिसको हम यूरिनरी कैलकुलाई कहते हैं, और कल के लेक्चर में हमने केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन जो है उसको डिस्कस किया। आज फाइनल हमारा यूरिन एग्जामिनेशन का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन, और इसके साथ ही हमारा जो यूरिन एग्जामिनेशन है वो टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो अपने इस लेक्चर में जैसा कि हमने पहले यूरिन एनालिसिस में फ़िज़िकल एनालिसिस या फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी देख लिया है, वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, रिएक्शन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। केमिकल एग्जामिनेशन में हमने प्रोटीन्स, शुगर्स, कीटोन बॉडीज़, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, ब्लड वगैरह ये भी देख लिए। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है बेटा हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से सेल्स यूरिन के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है जी, एपिथेलियल सेल्स हैं, पस सेल्स हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्रिस्टल्स यूरिन के अंदर मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन सी कास्ट यूरिन के अंदर मौजूद हो सकती हैं, उसके अलावा कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, पैरासाइट्स कौन से हैं, और कौन कौन सी कंटामिनेशन हो सकती हैं। तो ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानब जो कि है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन। So microscopic examination is essential component for the urine analysis. So following examination procedures are carried out. So first of all we will talk about the light microscopy. It is carried out to see ova or parasites. तो ये ओवा मतलब कि एग या पैरासाइट को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोपी हम रेड ब्लड सेल्स को देखने के लिए, ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स को देखने के लिए, कास्ट को देखने के लिए, एपिथेलियल सेल्स को देखने के लिए, क्रिस्टल्स को देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए, यीस्ट को देखने के लिए, सिलेंड्रॉइड्स को देखने के लिए, स्पर्मेटोजोआ को देखने के लिए, म्यूकस को देखने के लिए, और फैट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी ऑफ द यूरिन करते हैं। ठीक हो गया। तो माइक्रोस्कोपी ऑफ द यूरिन करने से पहले हम किस तरह से स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, क्या हमें करना पड़ता है यूरिन की माइक्रोस्कोपी करने से पहले, वो ज़रा हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द डिपॉजिट। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, जो यूरिन आपके पास मौजूद है उसमें से आपने 10 से 15 ml यूरिन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तकरीबन 1000 RPM के ऊपर 3 मिनट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने ट्यूब सेंट्रीफ्यूज से निकाल लेनी है। उस ट्यूब को आपने उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद जो ऊपर से जो सुपरनेटेंट होगा उसको आपने गिरा देना है। नीचे छोटा सा डिपॉजिट बच जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा डिपॉजिट को 1 ml के करीब, वो 1 ml के करीब जो आपका डिपॉजिट है उसको जो आपका रह जाएगा, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उस वायल को ऐसे ऐसे हिला के या किसी चीज़ के अंदर हल्का हल्का मार के उसको अच्छे तरीके से उस 1 ml के जो सेडिमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसमें से एक ड्रॉप आपने लेना है और इसको साफ़ शीशे की स्लाइड के ऊपर आपने जो है वो डाल देना है, एक ड्रॉप वहाँ से, छोटा सा ड्रॉप। उसके ऊपर आपने रख देनी है कवर स्लिप। ये आपकी स्लाइड तैयार होगी। अब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो इसको आपने एग्जामिन करना है अंडर द सबड्यूटेड लाइट माइक्रोस्कोप। पहले आपने इसको सारे एरिया को फोकस करना है लो पावर ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद आपने हाई पावर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको फोकस करना है। तो उसके बाद देखें अमार्फस डिपॉजिट, इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को कवर कर सकते हैं। लिहाजा आपने अमॉर्फस डिपॉजिट से जान छुड़ाने के लिए क्या करना है कि 10% एसिटिक एसिड का एक कतरा आपने उस यूरिन के ऊपर गिरा देना है।
तो इससे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और आपको जो स्लाइड है वो क्लियर नज़र आ जाएगी। बहुत ज़्यादा एसिड भी आपने उसके ऊपर नहीं गिराना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एसिड गिराएंगे तो वो जो आपकी कास्ट है, जो यूरिन के अंदर जो कास्ट मौजूद हैं, हाइलिन कास्ट है, ग्रेनुलर कास्ट है, ठीक है ना, फैटी कास्ट है, वो उनको भी डिपॉजिट जो है वो डिज़ोल्व कर लेगा। लिहाजा आपने एक कतरा गिराना है, थोड़ी कम क्वांटिटी में आप गिराएं, 10% एसिटिक एसिड। अच्छा जी, द फीचर्स टू बी नोटेड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो चीज़ें आप लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं बेटा, उसमें आपने कास्ट देख सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ देख सकते हैं, म्यूकस थ्रेड, यीस्ट, फैट डिपॉजिट्स, ओवा, पैरासाइट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कास्ट को आपने रिपोर्ट करना है एज नंबर पर लो पावर फील्ड एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फ्यू, मॉडरेट और मैनी, ठीक है ना, इस तरह से आपने इसको देना है। बात समझ आ गई कि नहीं? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यूरिन एग्जामिनेशन के लिए आपने स्लाइड कैसे बनानी है। आपने यूरिन को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद आपने कुछ 3 मिनट के लिए आपने उसको 1000 RPM के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उस ट्यूब को आपने बिल्कुल उल्टा कर देना है, सारे का सारा यूरिन नीचे गिर जाएगा, बजाय कि तकरीबन कोई 1 ml के करीब या इससे भी कम यूरिन आपका बच जाएगा। वो नीचे जो होंगे वो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट आपने गिरा देना है, नीचे जो डिपॉजिट है उसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स करने के बाद उसमें से 1 ड्रॉप आपने लेना है उस सेडिमेंट्स का। आपने साफ एक कवर जो है वो एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर वो एक कतरा आपने वो गिरा के उसके ऊपर कवर स्लिप रख देनी है। लो भाई, ये आपकी स्लाइड तैयार हो गई। अब उसको आपने क्या किया, उसको आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है। पहले लो पावर पे देखेंगे, फिर आप हाई पावर पे देखेंगे, ठीक है जी। तो अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है अमॉर्फस क्रिस्टल्स मौजूद होंगे डिपॉजिट, तो आपने क्या करना है कि 10% एसिटिक एसिड जो है उसका 1 कतरा गिरा देना है, ज़्यादा भी नहीं जो है गिराना। उससे क्या होगा कि जो आपके दूसरे जो कास्ट और क्रिस्टल्स हैं वो भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी में, वो आपको बेटा ल्यूकोसाइट्स या WBCs नज़र आएंगे। जो नॉर्मल आपका यूरिन है मेल्स के अंदर, उसमें तकरीबन कोई 1 ल्यूकोसाइट, मतलब कि 1 वाइट ब्लड सेल्स पर हाई फील्ड, ठीक है ना, हाई पावर फील्ड के अंदर तकरीबन आपको 1 वाइट ब्लड सेल नज़र आएगा मेल्स के अंदर, जबकि फीमेल्स के अंदर इनकी तादाद 1 से 5 सेल्स हाई पावर फील्ड हो सकती है, ठीक है ना। ये आमतौर पे पॉलीमॉर्फस होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोबॉइड मूवमेंट्स जो हैं इनमें हो सकती हैं। फ्रेश स्पेसिमेन में जब होंगे तो इस तरह से ये आपको हरकत करते हुए भी नज़र आएंगे। इसके अलावा इसमें ग्रैन्यूल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। अगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, पे यूरिया, ठीक है ना, इसमें ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है ना, और तकरीबन कोई रीनल डिजीज़ है। ल्यूकोसाइट जो हैं कास्ट भी मौजूद हो सकती हैं अगर इन्फेक्शन जो है वो रीनल ओरिजिन का हो। इसके अलावा कुछ काजेज़ हैं पाईयूरिया की, पस इन द यूरिन, वो होंगी एक्यूट या क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, एक्यूट क्रोनिक सिस्टाइटिस के अंदर, रीनल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर और ब्लैडर ट्रॉमा के अंदर। आपको ये ज़्यादातर WBC नज़र आएंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल मेल के अंदर सिर्फ 1 आपका नज़र आएगा। अच्छा जी, ल्यूकोसाइट जो है वो रैपिडली लाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर अल्कलाइन यूरिन में। लिहाजा 50% जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपके डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। लिहाजा क्या करें कि जैसे ही यूरिन आता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कलेक्शन आपने उसको माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करना है WBCs के लिए। ठीक हो गया बेटा। अब WBCs कैसे नज़र आएंगे, ये तस्वीर में बेटा आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको नज़र आते हैं ग्रैन्यूल्स, और इस तरह से ये एक फील्ड उसने दिखाई हुई है। तो WBCs जो हैं वो क्वांटिफाई किया जाते हैं एज नंबर ऑफ सेल्स हाई पावर फील्ड। इसमें आप बताते हैं कि 2 से 4 हैं, 4 से 8 है, 8 से 10 है, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 22, 24, या मैनी जो है न्यूमरस हैं वाइट ब्लड सेल्स, या आप फील्ड फुल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको रिपोर्ट करते हैं। ग्रेटर देन 5 जो है वो जनरली कंसिडर किए जाते हैं अब नॉर्मल, और इससे कम जो है आप नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें WBCs की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसमें देखें सबसे पहले है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर UTI होगा किसी पेशेंट को तो उसमें WBCs की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी इसमें है इनडिवेलिंग यूरिनरी कैथीटर,
ठीक है ना, यूरिनरी कैथेटर की इनवेलिंग है, ठीक है ना। उसके बाद रीसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक, इसमें हो सकते हैं ज़्यादा। यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में हो सकते हैं, ठीक है ना। क्रोनिक इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस में ज़्यादा हो सकते हैं। इंटेस्टिनल सिस्टाइटिस में ज़्यादा हो सकते हैं। इंट्रा अब्डोमिनल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एडजेसेंट टू गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक, इसमें भी ज़्यादा हो सकते हैं। और आखिर पे अगर कोई कंटामिनेशन हो गई है वजाइनल सिक्रीशन से, तो इन सारे केसेस में आपके अंदर बेटा वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल रहेगी। इस तरह से बेटा ये मज़ीद एक क्लियर पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स इस तरह से आपको नज़र आएंगे, और ये जो रॉड नज़र आ रहे हैं ये आपको बैक्टीरिया जो है इस तरह से नज़र आएंगे, तो आप इसको भी रिपोर्ट करते हैं। ये होगी एक बात। दूसरी जो चीज़ आपको नज़र आएगी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन में, वो बेटा आपके होंगे एरिथ्रोसाइट्स, या इनको आप रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। सो एरिथ्रोसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिफ्रैक्टाइल होते हैं, राउंड होंगे, येलोविश कलर आपको देंगे। नॉर्मल यूरिन मेल्स के अंदर जो है आरबीसीज होते नहीं हैं, एक्सेप्ट अगर आपका जो स्पेसिमेन है वो आपने कलेक्ट किया कैथेटराइजेशन में, तो कैथेटर लगाने से कोई अगर अंदर से ब्लीडिंग हुई है तो उस केस में आपको नज़र आ सकते हैं। अदरवाइज मेल्स के अंदर जो WBCs वाइट जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं होते। यूरिन जो फीमेल्स के अंदर है उसमें कुछ ना कुछ रेड ब्लड सेल्स आपको नज़र आ सकते हैं, वो वजाइनल कंटामिनेशन की वजह से भी हो सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन में भी हो सकते हैं। तो इन दो एक्सेप्शंस के अलावा जो अगर आरबीसीज यूरिन के अंदर मौजूद होंगे, जिसको हम हीमाचूरिया कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होता है, वो मतलब कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी डायग्नोसिस है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ रेड सेल्स में ओरिजिनेट इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो अगर आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें किसी भी जगह पे कोई ना कोई जो है वो इंजरी हुई होगी, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ रीनल ओरिजिन, अगर हम रीनल ओरिजिन की बात करें, यूरिन के अंदर आरबीसीज मौजूद होंगे, ठीक है ना। रेड सेल्स कास्ट भी मौजूद होगी, प्रोटीन यूरिया भी होगा, डिसमॉर्फिक रेड ब्लड सेल्स भी आपको नजर आएंगे अगर रीनल ओरिजिन होगा, मतलब कि अगर किडनी का प्रॉब्लम होगा। तो कुछ केसेस में जो है रीनल हीमाचूरिया जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, ल्यूपस नेफ्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, कैलकुलस की वजह से, ट्यूमर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आपको जो है रेड ब्लड सेल्स नज़र आ सकते हैं। अगर ओरिजिन जो है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक का है, मतलब कि एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसा कि कैलकुलस है, ट्यूमर है यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है ना, या फिर स्टिक्चर है यूरिथ्रा का, तो इन केसेस में जो है यूरिन के अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आएंगे, लेकिन आपको कास्ट या प्रोटीन नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। ये थे आपके रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मली नहीं होते लेकिन कुछ केसेस में हो सकते हैं। किन किन केसेस में ये हमने डिस्कस किया। ये बेटा रेड ब्लड सेल्स की तस्वीर है। इसमें आप देखें कि ये राउंड आपको नज़र आएंगे, साइज़ इनका वाइट ब्लड सेल से थोड़ा छोटा होता है। ये पेल येलो कलर सा आपको नज़र आएंगे और इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। बहुत ही इनकी जो है बाउंड्री आपको चमकीली या चमकती हुई इनकी बाउंड्री आपको नज़र आएगी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। वाइट ब्लड सेल्स उनको आपने भी नंबर के हिसाब से ही देना है, नंबर ऑफ सेल्स पर हाई पावर फील्ड। इसमें देखेंगे आप 2 से 4 देते हैं, 4 से 8 देते हैं, 8 से 12, 10 से 14, इस तरह से आप जितने आपको एक फील्ड में नजर आएंगे आपने काउंट करके उतने देने हैं। अगर 3 रेड ब्लड सेल्स पर हाई पावर फील्ड अगर आपको 3 से ज़्यादा नज़र आते हैं तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डिसमॉर्फिक आरबीसीज इज स्ट्रांगली सजेस्टिव फॉर ग्लोमेरुलर डिजीज़। तो अगर आरबीसीज की आपको शक्ल सही नज़र नहीं आती तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सजेशन आप यही देंगे कि पेशेंट जो है वो ग्लोमेरुलर डिजीज़ है उसको। अब कुछ क्लिनिकल केसेस हैं जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। उनमें सबसे पहले बेटा है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके बाद रीनल स्टोन है, गैस्ट्रो यूरिनरी मैलिग्नेंसी हो गई, रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूडिंग द फोलिस प्लेसमेंट, ठीक है ना, कोआगुलोपैथी हो जाएगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, सिकल सेल एनीमिया है, रीनल ट्यूबरकुलोसिस है, विगरस एक्सरसाइज है, बहुत सीवियर एक्सरसाइज, कंटेमिनेशन विद द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इन केसेस में आपको रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा नज़र आ सकती है।
ठीक है जी, ये दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ जो आपको यूरिन की माइक्रोस्कोपी में नज़र आएगी वो है जी कास्ट। कास्ट जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैरेलल साइड में मौजूद होंगे और ब्लंट होते हैं, राउंडेड एंड्स उनके होंगे और क्विकली डिज़ोल्व हो जाएंगे अल्कलाइन यूरिन के अंदर। ये बनते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर और इवन के प्रेजेंट हो सकते हैं जब आप टेस्ट करते हैं एल्ब्यूमिन का। अगर आपका एल्ब्यूमिन नेगेटिव भी होता है, एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन, अगर प्रोटीन नेगेटिव भी होगा तो भी आपको कास्ट जो है वो नज़र आ सकते हैं। दे आर ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस जेल्स, ये ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस जेल्स होती हैं और इनका साइज़ और शेप जो है वो डिपेंड करता है ट्यूब्यूल्स के ऊपर जहाँ पर वो बनते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं किडनी डिजीज़ को। ठीक है जी, कास्ट जो है वो ज़्यादा होंगे एसिडिटी के साथ, यूरिनरी स्टेसिस में ज़्यादा होंगे, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स में ज़्यादा होंगे और हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन में कास्ट आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ए मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट को आप कहते हैं सिलेंड्रॉयड। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कास्ट के साथ मिलता जुलता है लेकिन ये कास्ट से डिफरेंट होता है। ये ट्रैप होता है एक एंड के ऊपर और एक एंड के ऊपर थिन होगा और इस तरह से ये देखें, इट ट्रैप्स एट वन एंड एंड मे थिन डाउन इनटू अ थ्रेड दैट इज एंड। देखिए एक एंड से ये मोटा होगा और इस तरह से नीचे पतला होता होता एक धागे की सूरत में दूसरे एंड तक इस तरह से ये सिलेंड्रॉइड आपको नजर आएगा। एक और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएंट जो आपको ब्रॉडकास्ट में नजर आता है बहुत ज़्यादा, वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना, इज़ वेरी ब्रॉडकास्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आपको नजर आएगा। ये इसको हम कहते हैं रीनल फेलियर कास्ट, ठीक है ना, इसको आप रीनल फेलियर कास्ट भी कह सकते हैं। तो ये थे बेटा कास्ट। इसके अलावा पस कास्ट आपको तब नजर आएंगे जब पस सेल्स प्रेजेंट होंगे कास्ट के अंदर। एपिथेलियल कास्ट तब नजर आएंगे जब एपिथेलियल सेल कास्ट के अंदर मौजूद होंगे। फाइन ग्रैन्यूल कास्ट जब अमार्फस ग्रैन्यूल कास्ट के अंदर मौजूद होंगे। कोर्स ग्रैन्यूल कास्ट जबकि ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे कोर्स के। फैटी कास्ट आपको तब नजर आएंगे जब फैट डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है ना, फैटी कास्ट के अंदर, ठीक है ना। और इसके बाद बाइल कास्ट आपको तब नजर आएंगे जब बिलीरुबिन मैट्रिक्स होगा। हीमोग्लोबिन कास्ट are brown and are formed either due to the presence of hemoglobin in the cast or due to the denaturation of the red blood cell cast। तो आपको तब नजर आएंगे। वैक्सी कास्ट आपको अमाइलॉइड डिजीज में नजर आएंगे और ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं और कलरलेस होते हैं जैसे कि हाइलिन कास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक हो गया जी। इसके अलावा बेटा ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के कास्ट हैं, ठीक है ना, उनकी कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसमें बेटा दो मेजर टाइप्स हैं कास्ट की, ए सेलुलर और सेलुलर। जो ए सेलुलर कास्ट हैं उसमें देखें हाइलिन कास्ट है, मडी ब्राउन कास्ट है, वैक्सी कास्ट है, फैटी कास्ट है, पिगमेंट और ग्रेन्युलर। तो हाइलिन कास्ट कब होगा? कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रेसिपिटेटेड टैम हॉर्सफेल प्रोटीन विदाउट अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होगा? टैम हॉर्सफेल प्रोटीन होगी और इसके अलावा दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे हाइलिन कास्ट में। ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है लेकिन डिहाइड्रेशन में ज़्यादा आपको नजर आएगा। मड्डी कास्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को, ठीक है जी। वैक्सी कास्ट भी नॉन स्पेसिफिक है, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा वैरायटी जो कि एक्यूट क्रोनिक किडनी जो है, एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में ये आपको वैक्सी कास्ट नज़र आ सकते हैं लेकिन ये भी नॉन स्पेसिफिक है। फैटी कास्ट येलो टैन फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बहुत ज़्यादा सुजेस्ट करते हैं। पिगमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कलर्स के कंपाउंड्स आपको नज़र आएंगे जिसमें हीम भी है, बिलीरुबिन भी है वगैरह वगैरह। ग्रैन्युलर जो है कास्ट वो आपको नज़र आएंगे डीजनरेशन ऑफ सेलुलर कास्ट से, ठीक है ना। तो बिलीव टू बी फॉर्म फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ द सेलुलर कास्ट। तो अगर सेलुलर कास्ट की डीजनरेशन हो जाती है तो फिर आपको ग्रैन्युलर कास्ट नजर आएंगे। तो ये थे बेटा ए सेलुलर कास्ट जिसमें हाइलिन, मडी ब्राउन, वैक्सी, फैटी, पिगमेंट और ग्रैन्युलर कास्ट हमने देखे। फिर हम सेलुलर कास्ट की बात करते हैं तो इसमें आरबीसीज देखें, स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव फॉर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगर आरबीसी कास्ट आपको नजर आता है तो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, सुजेस्ट करता है। डब्ल्यूबीसी कास्ट जो है वो स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करते हैं इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन में जो कि इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको नज़र आएगी माइक्रोस्कोपी ऑफ द यूरिन में वो है बेटा एपिथेलियल सेल्स।
स्कैमस एपिथेलियल सेल नॉर्मली मौजूद होते हैं बहुत कम मिकदार के अंदर। फीमेल्स में जो है वो ज़्यादा होंगे जो कि वजाइनल कंटामिनेशन को ज़ाहिर करते हैं। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स अपीयर हो सकते हैं रीनल डिजीज़ के अंदर, और ये जो इनकी रिजेंबलेंस है ल्यूकोसाइट्स की, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट जो है न्यूक्लियोलस होगा और सेंट्री लोकेटेड न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा एपिथेलियल सेल्स के अंदर। इसके अलावा अमार्फस डिपॉजिट्स आपको नज़र आ सकते हैं। अमार्फस फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो यूरेट्स के होंगे और आपको नज़र आएंगे एसिडिक यूरिन के अंदर, जबकि अमार्फस फास्फेट जो है वो आमतौर पे आपको अल्कलाइन यूरिन में नज़र आएंगे। मतलब कि जो अमार्फस यूरेट्स हैं वो एसिडिक यूरिन में होंगे और अमार्फस फास्फेट जो हैं वो अल्कलाइन यूरिन में होंगे। ये बात बहुत ज़्यादा अहम है। मैं फिर पढ़ता हूँ, अमार्फस यूरेट्स आपको एसिडिक यूरिन में नजर आएंगे जबकि अमार्फस फास्फेट आपको अल्कलाइन यूरिन में। तो आपने पीएच देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि क्या ये अमार्फस फास्फेट हैं या अमार्फस यूरेट्स हैं। अगर तो पीएच आपकी एसिडिक होगी तो आप रिपोर्ट करोगे अमार्फस फास्फेट, ठीक है ना। और अगर जो है अमार्फस फास्फेट अल्कलाइन होगी तो आप अमार्फस फास्फेट, अगर एसिडिक पीएच होगी तो फिर आप उसको अमार्फस यूरेट रिपोर्ट करोगे। फिर उसके बाद हैं क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल जो हैं वो फ्रेश वार्म यूरिन के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये नज़र नहीं आएंगे एक्सेप्ट द सिस्टीन क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल, ल्यूसीन और टायरोसिन क्रिस्टल्स, वो छोटी सी मिकदार में आपको नज़र आ सकते हैं। तो टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स सीन डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द यूरिन। यूरिन की पीएच के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन से क्रिस्टल्स हैं। अल्कलाइन यूरिन में आमतौर पर ट्रिपल फास्फेट, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम बायूरेट क्रिस्टल आपको अल्कलाइन यूरिन में नजर आएंगे। जब हम बात करते हैं एसिडिक यूरिन की, उसमें भी आपको क्रिस्टल नजर आ सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल्स आमतौर पे कैल्शियम क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, सिस्टीन टायरोसिन क्रिस्टल्स और ल्यूसीन क्रिस्टल्स आपको एसिडिक यूरिन के अंदर नजर आएंगे। तो इस तरह से एसिडिक और अल्कलाइन यूरिन में आपको डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स नजर आएंगे। उसके साथ ही ये एक टेबल है जिसमें आप क्रिस्टल्स को भी देख सकते हैं, उनकी अपीयरेंस को भी देख सकते हैं और कुछ डायग्नोस्टिक यूटिलिटी को भी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले है बेटा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। फार्मेशन प्रमोटेड बाय द एसिडिक यूरिन। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अब तब बनेंगे जब एसिडिक यूरिन होगा। अपीयरेंस आपको ये नज़र आ रही है, इस तरह से ये होंगे और ये आमतौर पर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में आपको नज़र आते हैं। दूसरे जो क्रिस्टल्स हैं वो हैं बेटा कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स, और इनकी फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट की जाती है अल्कलाइन यूरिन के अंदर। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एसिडिक यूरिन में होंगे और कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल जो हैं वो अल्कलाइन यूरिन में होंगे। इस तरह के ये आपको नजर आएंगे। ये किसी को सजेस्ट नहीं करते, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ को सजेस्ट नहीं करते। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, ठीक है ना, जिसको हम ट्रिपल फास्फेट भी कहते हैं, और इनकी फार्मेशन जो है ये भी अल्कलाइन यूरिन में होगी। इस तरह से आपको ये नजर आएंगे जैसे कि एनवेलप होता है ख़त का लिफाफा, और ये तकरीबन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर, ठीक है ना, यूटीआईज बाय यूरिएस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोटियस और क्लेप्सियला है, उसमें आपको नज़र आ सकते हैं। फिर बेटा है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना, ये आपको नज़र आते हैं और इनकी फॉर्मेशन भी जो है ये लार्जली इंडिपेंडेंट है यूरिन की पीएच के ऊपर, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट के जो क्रिस्टल्स हैं इनकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द पीएच। मतलब कि कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल जो हैं वो पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उनकी शक्ल आपको इस तरह से नज़र आएगी। ये किसी भी डिजीज़ को सजेस्ट नहीं करते। उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट हैं, इनकी फॉर्मेशन लार्जली इंडिपेंडेंट है पीएच की, यूरिन के ऊपर ये भी डिपेंड नहीं करते पीएच, यूरिन की पीएच के ऊपर, और ये आपको एथिलीन ग्लाइकोल इंजेक्शन में नजर आएंगे। फिर है सिस्टीन, इनकी फॉर्मेशन जो है वो एसिडिक यूरिन में होती है और ये आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, सिस्टीन यूरिया को सजेस्ट करते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ द फैट है। इसमें देखें दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टेनिंग द फैट विद सुडान 3। प्रोसीजर क्या है कि मिक्स करने हैं आपने फ्यू ड्रॉप्स 36% एसिडिक एसिड के अंदर स्लाइड में, और फ्यू ड्रॉप्स जो हैं स्लाइड के अंदर आपने मिक्स करने हैं, और फ्यू ड्रॉप्स आपने लेने हैं फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज यूरिन, ठीक है जी।
उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, एड सेवरल ड्रॉप्स ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिडोन 3 in 95% ethanol and heat to boiling for a few seconds. Examine under the microscope. आप माइक्रोस्कोप नीचे इसको देखेंगे. फैट अपीयर आपको फैट आपको किस तरह से नजर आएगी, डीप ऑरेंज कलर के ग्लोब्यूल्स नजर आएंगे और स्पिंक्ड होंगे कूलिंग के ऊपर, ठीक है ना. इसमें नेचुरल फैट्स आपको 95 टू सी द नेचुरल फैट्स यूज 95% एथेनॉल इन प्लेस ऑफ एसिटिक एसिड. अगर आपने नेचुरल फैट देखनी तो आप 95% एथेनॉल यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड की जगह. और इसके बाद अगर आपने नेचुरल फैट अपीयर्स एज येलो, नेचुरल फैट आपको कैसी नजर आएगी, येलो टू पेल ऑरेंज ग्लोब्यूल्स नजर आएंगे. थैंक यू सो मच. ये था बेटा आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन. उसके साथ ही हमारा जो यूरिन एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो कवर हुआ है, जिसमें हमने यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन देखे, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद रीनल कैलकुलाई और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखे. तो इसको काइंडली आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.